हाँ तो स्टूडेंट्स, इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे सापेक्षिक या आपेक्षिक, क्या आपेक्षिक या सापेक्षिक परावैधुतांक, क्या परावैधुतांक, यानी इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसको कहेंगे, सापेक्षिक परावैधुतांक। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि अपसिलन इक्वल टू अपसिलन नॉट अपसिलन आर। अपसिलन इक्वल टू अपसिलन नॉट अपसिलन आर। तो ये हमेशा ये ध्यान में रखेंगे, अपसिलन बराबर क्या हो गया, तो माध्यम का परावैधुतांक, माध्यम का परावैधुतांक। अगर इसे निरपेक्ष कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपसिलन का मतलब माध्यम का परावैधुतांक यानी निरपेक्ष परावैधुतांक। अपसिलन नॉट का वैल्यू क्या, तो निर्वात का परावैधुतांक, क्या निर्वात का परावैधुतांक। और अगर अपसिलन आर की बात करें तो इसका मतलब हो गया माध्यम का परावैधुतांक। क्या हो गया, माध्यम का परावैधुतांक। तो अगर अपसिलन आर हवा के लिए हो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर दो आवेशों के बीच में माध्यम क्या हो, हवा हो, तो सापेक्षिक परावैधुतांक माध्यम का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये बात करते हैं कि परावैधुतांक है क्या। तो किसी माध्यम का सापेक्षिक परावैधुतांक माध्यम का वह गुण है जिसके द्वारा दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान घट जाता है, ठीक है। अब ये कैसे, तो अगर दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और वे अगर एयर में, हवा में 1 मीटर की दूरी पर सेपरेट हैं, 1 मीटर की दूरी पर सेपरेट हैं और उनके बीच फोर्स लग रहा है Fa। हवा में कितना लग रहा है, Fa। अगर इन आवेशों को उतना ही दूरी पे रखते हुए, इन आवेशों को उतना ही दूरी पे रखें, यानी एयर उतना ही दूरी पे यानी 1 मीटर पे ही रखें। कहाँ पे रखें, तो मीडियम में, वाटर में, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो Fm हो जाएगा। तो ये Fm कितना हो जाएगा, मीडियम में यानी वाटर में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, तो वो Fa/81 हो जाएगा, ठीक है। 81 गुना घट जाएगा। तो दो आवेशों के बीच हवा में जितना बल लग रहा था उसका 81 गुना बल घट गया जल में। उतनी ही दूरी पर उन्हीं आवेशों के बीच अब लगने वाला बल 81 गुना घट गया। यानी दो आवेशों के बीच हवा में अगर 100 न्यूटन का बल लग रहा हो तो उन्हीं आवेशों के बीच उतनी ही दूरी पर पानी में 100/81 न्यूटन का बल लगेगा। तो ये बताओ कि बल घट गया कि बढ़ गया, तो बल घट गया कितना गुना, 81 गुना। अगर हवा के बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में 100 न्यूटन का बल लग रहा है, अगर इन्हीं आवेशों के बीच कागज भर दें तो अब इनके बीच जो मीडियम में फोर्स होगा वो 100/5 न्यूटन लगेगा। यानी अब बल का मान कितना गुना घट गया, तो अब 5 गुना घट गया। इसका मतलब हुआ कि इस कागज का परावैधुतांक कितना है, तो कागज का परावैधुतांक 5 है। यानी दो आवेशों के बीच में अगर कोई माध्यम भरते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल है वो वायु की अपेक्षा उतना गुना ही घटेगा जितना उस माध्यम का परावैधुतांक है। तो
धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है? तो धातुओं का परावैद्युतांक जो होता है वो अनंत होता है। क्यों होता है? क्योंकि धातु जो मेटल है, अगर कोई धातु का छड़ है और उसका एक सिरा आप पृथ्वी में गाड़ देते हैं और दूसरे सिरे पे प्लस चार्ज देते जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा प्लस चार्ज पृथ्वी में चला जाएगा और वो जो चालक का जो छड़ है वो कभी आवेश नहीं बताएगा, इसलिए उसकी परावैद्युता अनंत मानी जाती है। तो किसी भी माध्यम का जो सापेक्षिक परावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर, वो हमेशा बड़ा होता है 1 से और पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो किसी भी माध्यम का सापेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है? एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से बड़ा होता है और पॉजिटिव होता है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू हवा के लिए 1 होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक वह संख्या है जितना से दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान वायु की अपेक्षा घट जाता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं कि किसी, क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? किसी माध्यम का परावैद्युतांक वह संख्या है जितना से दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान, जितना से दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान उस माध्यम में वायु की अपेक्षा घट जाता है। तो क्या लिख सकते हैं कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक वह संख्या है, जैसे जल का परावैद्युतांक 81 एक संख्या है, पेपर कागज का परावैद्युतांक 5 एक संख्या है, तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? तो वह एक संख्या है। कैसी संख्या है? तो जितना से दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान उस माध्यम में वायु की अपेक्षा घट जाता है। ठीक है, जितना गुना बल घट जाएगा किसी माध्यम में, वहीं उसकी परावैद्युता है। या कूलम के नियम पे भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। कूलम के नियम से इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? ठीक है, तो कूलम के नियम से डिफाइन करने के लिए आप कूलम के नियम को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ दो चार्ज हैं Q1 और Q2, और वो कहाँ है? हवा में। कितना दूरी पे? r दूरी पे सेपरेट है। तो इनके बीच हवा में फोर्स कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा। अब इन्हीं आवेशों के बीच, अब इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखते हैं। ठीक है, r दूरी पे ही रखते हैं और उनके बीच कोई माध्यम भर देते हैं, जैसे जल, कागज, रुई या कुछ भी, और वो जो माध्यम है उसका सापेक्षिक परावैद्युतांक कितना है? तो एप्सिलॉन r है। तो अब ये जो फोर्स हवा में लग रहा था, अब मीडियम में अलग फोर्स हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन r जोड़ देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये सेकेंड फोर्स हो गया। तो ये फोर्स हो गया दो चार्ज के बीच हवा में लगने वाला, और ये उन्हीं चार्ज के बीच उतनी ही दूरी पर माध्यम में लगने वाला। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो ये आएगा FA बाई FM,
और फिर ये आएगा इक्वेशन क्या, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब इससे डिवाइड करेंगे इसको तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, 4πε0 और r² Q1 Q2। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लग गया, तो एप्सिलॉन r, तो माध्यम का जो परावैद्युतांक रहता है वो एप्सिलॉन नॉट के साथ जुड़ जाता है। तो 4πε0 के साथ ये कैंसिल, उससे ये कैंसिल, r² से ये कैंसिल, तो क्या मिला, FA/FM = मिला एप्सिलॉन r। अब ये सापेक्षिक परावैद्युतांक का एक नया डेफिनेशन मिला। क्या मिला कि दो आवेशों के बीच वायु में लगने वाले बल और उन्हीं आवेशों के बीच उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में लगने वाले बल का जो अनुपात है उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दो आवेशों के बीच वायु में लगने वाले बल एवं उन्हीं आवेशों के बीच उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात। ठीक है, तो दो आवेशों के बीच वायु में लगने वाले बल एवं उन्हीं आवेशों के बीच उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात, उस माध्यम का सापेक्षिक परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, तो ये एक सापेक्षिक परावैद्युतांक का डेफिनेशन निकल के आया। तो ये भी एक डेफिनेशन हो गया कि दो आवेशों के बीच वायु में लगने वाले बल एवं उन्हीं आवेशों के बीच किसी माध्यम में लगने वाले बल का जो अनुपात है वो उस माध्यम के परावैद्युतांक के या विद्युतशीलता के बराबर होता है। एक और डेफिनेशन हम लोग ट्राई कर सकते हैं, और ये जो 4th चैप्टर है हम लोगों का कैपेसिटर, उसको भी आधार बना के जो है हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, इसको भी देख सकते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं कि शॉर्टकट में इसको देखते हैं, आगे इसको विस्तार से देखेंगे कि किसी स्पेयर को, किसी कंडक्टर को हम चार्ज कर रहे हैं, तो इसको चार्ज करने की एक सीमा है। चार्ज करने के क्रम में जैसे ही इसका इंटेंसिटी 3 × 10⁻⁶ वोल्ट प्रति मीटर पहुंचेगा। अब आप कहेंगे इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो न्यूटन प्रति कूलम्ब है, ये वोल्ट पर मीटर कहाँ से आया, तो इसके लिए भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगर किसी सिस्टम को आप चार्ज कर रहे हैं और चार्ज करते करते जैसे ही उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी 3 × 10⁻⁶ वोल्ट प्रति मीटर पहुंचेगी, तो इसका डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी इसका परावैद्युत भंजन हो जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, परावैद्युत भंजन का मतलब क्या हुआ कि इस पर आग लग जाएगा और पूरा चार्ज इस पर का बिखर जाएगा और ये लगभग न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर के इंटेंसिटी से ज़्यादा इंटेंसिटी पे चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मान लो कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर पर हमने क्या किया, हमने 1 कूलम्ब चार्ज रख दिया।
1 कूलम चार्ज रख दिया, उतना से इसका इंटेंसिटी कितना हो गया, 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर हो गया। मान लो कोई कंडक्टर है और उस पर हमने क्या किया, 1 कूलम चार्ज रख दिया और उससे इसका इंटेंसिटी इतना हो गया, यानी अब इस पर थोड़ा भी और चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, इस पे आग लग जाएगी। तो अब इस पे चार्ज का अमाउंट बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम इस स्फीयर को, इस कंडक्टर को अगर वाटर में रख दें, अगर पानी में रख दें, ठीक है, इसके अंदर पानी भर दें, तो क्या हो जाएगा, जब इसमें माध्यम पानी हो जाएगा, यानी इसके अंदर और बाहर पानी भर जाएगा, तो अब आप जो 1 कूलम पे जो आग लगने की संभावना थी, अब 81 कूलम पे आग लगने की संभावना होगी, यानी 81 गुना बढ़ गया। यानी यह हवा में मात्र 1 कूलम आवेश ही ग्रहण करने का क्षमता था, यानी ये जो था ये हवा में अधिक से अधिक 1 कूलम चार्ज को एक्सेप्ट कर सकता था। लेकिन यही कंडक्टर यदि जल में चला गया और इसके चारों ओर माध्यम जल हो गया, तो अब यह 81 कूलम चार्ज को एक्सेप्ट कर सकता है बिना आग लगे हुए। तो इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ निकला कि हवा में जब कंडक्टर था तो चार्ज प्रोसेस करने की कैपेसिटी इसकी कम थी, यानी आवेश को ग्रहण करने की क्षमता इसकी कम थी, और यहाँ अधिक हो गई, यानी यहाँ धारिता, धारण करने की, आवेश धारण करने की क्षमता यानी धारिता, तो धारिता यहाँ पे कम थी और यहाँ धारिता बढ़ गई। तो ये भी कह सकते हैं, एक और डेफिनेशन आया कि परावैधुता माध्यम का वह गुण है, माध्यम का वह गुण है जो उसकी धारिता को बढ़ा देता है, जो उसकी धारिता को बढ़ा देता है, ठीक है। तो परमिटिविटी इज दैट मेटेरियल, दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल विच प्रोड्यूस द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो कितना गुना बढ़ाता है, जितना उसका परावैधुतांक है उतना गुना बढ़ा देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या डेफिनेशन निकाल पाए, हम लोग पहला डेफिनेशन निकाले कि परावैधुता माध्यम का वह गुण है जिसके द्वारा 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान घटता है। फिर देखिए कि परावैधुतांक एक ऐसी संख्या है जितना गुना बल घट जाता है 2 आवेशों के बीच लगने वाले, 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान, है ना, वायु की अपेक्षा। तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी माध्यम का परावैधुतांक वह संख्या है जितना गुना बल माध्यम में 2 आवेशों के बीच घट जाता है वायु की अपेक्षा। या ये कह सकते हैं कि वायु की अपेक्षा किसी माध्यम में 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान जितना गुना घट जाता है वह उस माध्यम का परावैधुतांक कहलाता है। और अभी इसके पहले फिर डेफिनेशन देखें कि 2 आवेशों के बीच वायु में लगने वाला बल एवं उन्हीं आवेशों के बीच किसी माध्यम में लगने वाला बल उस माध्यम का परावैधुतांक है। फिर यहाँ क्या देखें कि परावैधुता या परावैधुतांक जो है वो माध्यम का वह गुण है जो उसकी धारिता को बढ़ा देता है, यानी आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है। और ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर लिखते हैं। अगले एपिसोड में बच्चे हम लोग देखेंगे कुछ और नए